मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर काइमेरिक जीनों का निर्माण और उन्हें वेक्टर में इंटीग्रेट किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी में जो फॉरेन डीएनए इंसर्ट है उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए और जो फॉरेन डीएनए है उसे इंसर्ट कहा जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्लोनिंग या मल्टीप्लिकेशन के लिए किसी सूटेबल जीव जिसे होस्ट कहा जाता है, जैसे बैक्टीरिया में इंसर्ट कराया जाता है। इस टेक्निक को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए युक्त जो कोशिकाएं होती है, जो सेल्स होती है, उन्हें सेलेक्ट और क्लोन किया जाता है। तो ये जो क्लोन बनते हैं उन्हें रिकॉम्बिनेंट क्लोन कहा जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को जीन क्लोनिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग भी नाम दे दिया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, यानी इसके ऊपर काम किसने किया? सबसे पहले 1971 के अंदर पॉल बर्ग ने स्टैनफोर्ड के अंदर इसके ऊपर सबसे पहला कार्य शुरू किया। उसके पश्चात स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने 1973 के अंदर इसके ऊपर कार्य किया। कौन कौन से स्टेप्स आते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर कोई जो सेलेक्ट किए हुए जीव हैं जिसके अंदर की हमें जो आइसोलेटेड डीएनए या जीन है उसे ट्रांसफ़र कराना है, उसे डीएनए से आइसोलेट कर लेते हैं और इस डीएनए से जो बनाए जाने वाले क्लोन हैं उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को तैयार कर लिया जाता है। उसके पश्चात ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उन्हें एक सूटेबल वेक्टर में इंसर्ट करा लिया जाता है जिससे कि रिकॉम्बिनेंट की प्राप्ति हो सकती है। देन आता है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसे किसी सूटेबल ऑर्गेनिज्म जिसे होस्ट कहा जाता है उसमें इंट्रोड्यूस कराना होता है। फोर्थ स्टेप आता है कि होस्ट सेल की जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं उन्हें सेलेक्ट कर लिया जाता है और उसके पश्चात जो क्लोन है उसका आइडेंटिफाई करना होता है, यानी जो डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है उसे हमें आइडेंटिफाई करना होता है। उसके पश्चात जो इंट्रोड्यूस जीन है उसे हमें मल्टीप्लाई कराना होता है और जो जीन हमने तैयार कर लिया है उसे ट्रांसफ़र करना होता है, जो कि एक्सप्रेस कर पाता है अपने आप को, उसे अनदर ऑर्गेनिज्म के अंदर हम उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ में आती है रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए के लिए? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसिस और डीएनए क्लोनिंग टेक्निक जो है वो काम में ली जाती है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसिस होते क्या हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसिस बैक्टीरियल एंजाइम्स होते हैं जो कि वायरल इन्वेशन पर फाइट करते हैं और रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं जो डीएनए है उसे क्लीव करते हैं जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं उनके अंदर। ये जो डीएनए है वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के ऊपर ये जो एंजाइम्स हैं डीएनए की जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है उसके ऊपर एक कट लगाते हैं और उसके पश्चात एक निश्चित साइज के जो डिफाइंड डीएनए पीसेस हमें मिलते हैं उन्हें रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट नाम दे दिया जाता है। रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स हैं वो शॉर्ट सीक्वेंसेस जो है डीएनए की, जैसे कि 4 to 6 बेसेस जो है उसे आइडेंटिफाई करते हैं, यानी वहाँ पर कट लगाते हैं। और मेनली जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये वहाँ कट लगाते हैं डीएनए की जो स्पेसिफिक साइट है जो कि पैलिंड्रोमिक होती है। और प्रत्येक जीव के लिए जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो डिफरेंट होते हैं। पैलिंड्रोमिक हम कहते किसको हैं कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है जिसे हम राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट किसी भी तरह से पढ़ें तो वो हमें समान रूप से पढ़ने में आती हैं। जैसे यहाँ पे डीएनए की पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दिखाई गई है, GAA
TTC। अगर हम इसे इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर पढ़ेंगे तो भी हमें ये प्राप्त होगा GAATTC। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की संख्या जो है बहुत सारी हो सकती है, जिसके अंदर डिफरेंट क्लीवेज स्पेसिफिसिटी जो है वो पाई जाती है। और जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस हैं वो एनालिटिकल रिएजेंट के रूप में कमर्शियली अवेलेबल है। और जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस एंजाइम है वो उनके केमिकल कॉम्पोजिशन, रेस्ट्रिक्शन साइट, सीक्वेंस स्पेसिफिसिटी और जो कोफैक्टर जरूरी है उसके आधार पर हमने इसे जो है 4 क्लासेस के अंदर हमने इसे बांट दिया गया है। जैसे एक जो रिकॉम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस एंजाइम का क्लास सेकंड है, उसके अंदर 5' to 3' प्राइम की ओर सीक्वेंस दिखाई गई है, जैसे GACGC। और इसे जब हम ऑपोजिट पढ़ेंगे यानी 3' to 5' की ओर पढ़ेंगे तो CTGCG ये सीक्वेंस हमें दिखाई देगी। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किट, जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमें चाहिए तो ये हमें जो है एक किट के रूप में प्रिपेयर्ड जो है प्रिपेयर्ड हमें मिल जाता है। दूसरा जो हमारे पास में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए स्टेप है वो है डीएनए क्लोनिंग। डीएनए क्लोनिंग हम कहेंगे किसको? डीएनए क्लोनिंग के अंदर जो फॉरेन डीएनए हमने सेलेक्ट किया है उस फॉरेन डीएनए को किसी रेप्लिकेटिंग जो सेल है यानी जो होस्ट सेल है उसके अंदर हमें इंसर्ट कराना होता है, जिसकी वजह से वो रेप्लिकेट कर जाता है और हमें जो डिज़ायर्ड डीएनए है उसकी बहुत सारी कॉपीज जो है प्राप्त हो सकती है। जो टारगेट डीएनए है उसे स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से क्लीव कराया जाता है। उसके बाद में इसे किसी क्लोनिंग वेक्टर के साथ में जोड़ दिया जाता है। अब जो हमें डीएनए मिलेगा उसे हाइब्रिड डीएनए या फिर हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो कहेंगे। जो प्रत्येक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है उसके अंदर एक जो है इंसर्टेड डीएनए फ्रैगमेंट मिलेगा जो कि होस्ट सेल के अंदर होता है। यानी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो क्लोन होगा कहाँ कि जो वेक्टर है जैसे कि बैक्टीरिया है जिसके अंदर हमने जो डिज़ायर्ड डीएनए है उसे एम्प्लीफाई किया है, उसे हमने क्लोन करवाया है या रेप्लिकेट करवाया है। कि जो ये प्रोसेस है जिसके अंदर हमने फॉरेन डीएनए को किसी सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराया है और जिसकी सहायता से हम हमारे फॉरेन डीएनए को जो है वो रेप्लिकेट कराना चाह रहे हैं। तो अगर हमने फॉरेन डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कराया या इंट्रोड्यूस कराया तो उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। और वहीं अगर हमने फॉरेन डीएनए को किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर इंसर्ट कराया है तो हम इसे ट्रांसफेक्शन कहेंगे। जैसे ही होस्ट सेल मल्टीप्लाई होती है वैसे ही जो डिज़ायर्ड डीएनए है वो भी मल्टीप्लाई होता रहता है और उसके साथ बहुत सारी हमें जो फॉरेन डीएनए की कॉपीज़ हैं वो मिल जाती है। ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर हमें डिज़ायर्ड डीएनए की एक होस्ट सेल के अंदर बहुत सारी कॉपीज़ मिल जाती हैं, इसे हम नाम दे देते हैं क्लोनिंग। जो क्लोन्ड डीएनए है उस वेक्टर के अंदर जिसमें हमने इसे इंसर्ट कराया था उसे एक अप्रोप्रिएट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से क्लीवेज करके अलग कर लेते हैं। वेक्टर वेक्टर वास्तव में क्या है? वेक्टर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हम जो फॉरेन डीएनए है उसे हम इंसर्ट करा देते हैं और उसकी क्लोनिंग करा लेते हैं। वेक्टर के अंदर क्या डिज़ायर्ड जो है कैरेक्टर्स होने चाहिए। जो वेक्टर है उसकी जो रेप्लिकेशन है वो ऑटोनॉमस होनी चाहिए। यानी जो क्रोमोसोमल डीएनए है, क्रोमोसोमल डीएनए की रेप्लिकेशन से जो हमने फॉरेन डीएनए इंसर्ट कराया है वो डीएनए इन दोनों डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो सेपरेटली होनी चाहिए।
इसके अंदर एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन जो है वो साइट होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम इसे इजीली जो है वेक्टर से सेपरेट कर सकें। और इसके अंदर एटलीस्ट एक ऐसा जीन होना चाहिए जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैपेसिटी को रखता हो या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को शो करता हो, जिस वजह से हम इसे अ, जैसे ही काइमेरिक डीएनए हमें मिलेगा तो उसे हम होस्ट सेल से इजीली सेपरेट कर पाएँ या सेलेक्ट कर पाएँ। वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं? वेक्टर्स जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, क्लोनिंग वेक्टर और दूसरे जो वेक्टर्स हैं उन्हें हम एक्सप्रेशन वेक्टर्स नाम दे देते हैं। क्लोनिंग वेक्टर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो काम में लिए जाने वाले वेक्टर्स हैं, उन सभी वेक्टर्स को हम क्लोनिंग वेक्टर्स नाम दे देते हैं, क्योंकि ये किसी सेलेक्ट किए गए होस्ट के अंदर डीएनए जो इंसर्ट है उसे प्रोपोगेट करते हैं। एक्सप्रेशन वेक्टर, जो एक्सप्रेशन वेक्टर्स हैं वो डीएनए इंसर्ट का एक्सप्रेशन कराने के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इन्हें तैयार किया गया हो, तो इन वेक्टर्स को हम एक्सप्रेशन वेक्टर नाम दे देते हैं। एग्जाम्पल है वेक्टर का, जैसे प्रोकैरियोटिक प्लाज्मिड। प्लाज्मिड वास्तव में है क्या? कि जो जैसे इकोलाई बैक्टीरिया है, उसके अंदर जो क्रोमोजोम है, उस क्रोमोजोमल डीएनए के अतिरिक्त एक सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है। उसे हम नाम दे देते हैं जो प्लाज्मिड नाम दे देते हैं। और प्लाज्मिड के अंदर क्या होता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैपेसिटी जो है वो प्रेजेंट होती है। इस प्लाज्मिड को हम इजीली बैक्टीरियल सेल से आइसोलेट कर सकते हैं और उसे हम क्लीव कर सकते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से। और फॉरेन डीएनए को उस जो क्लीव्ड साइट है प्लाज्मिड की, उसके अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं। और जैसे ही रेप्लिकेशन हो जाता है, उसके पश्चात हम जो फॉरेन डीएनए जो हमने इस प्लाज्मिड के साथ जोड़ा है, उसे वापस से हम सेपरेट भी कर सकते हैं या वहाँ से इसे लाइगेज भी करा दिया जाता है। एग्जाम्पल है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, उससे हमें क्या अर्जित कर लिया है या क्या सबसे बड़ा अचीवमेंट है? तो ह्यूमन इंसुलिन, जो कि डायबिटीज़ मेलिटस के लिए तैयार किया गया है, और जेनटेक कंपनी उसने 1982 के अंदर जो कमर्शियल इंसुलिन है उसे पिग्स और काउस के द्वारा प्राप्त किया था, और उसके लिए जो टेक्निक काम में ली गई उसे हमने नाम दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जो ह्यूमुलिन है, ह्यूमुलिन एन दिखता कैसा है, उसका सस्पेंशन है या फिर किस फॉर्म के अंदर वो प्रेजेंट है, वो यहाँ हमें जो है वो दिखाया गया है। और जैसे कंपनी का भी नाम यहाँ पे शो किया गया है कि कौन सी यहाँ पे कंपनी है। जैसे लिली कोई कंपनी है, उसने इसे तैयार किया हुआ है सस्पेंशन को, वो यहाँ शो किया गया है। थैंक यू।